देखो इस चैप्टर में आप लोग को याद ही होगा मैं करा रहा था, इसमें आगे करते हैं। देखिए स्कल के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था, याद होगा। उसके बाद एक सेकेंड सर स्क्रीन नहीं दिख रही। दिखेगी दिखेगी, रुक जाओ, नेटवर्क का इशू है सुबह से ही आज। अब दिख रही है ना? यस सर। ये देखो स्कल के बारे में बेटा पहले मैंने बता दिया था। स्कल में बताया था ना कि जो ऊपर की बोन्स होती है जिसमें कोई क्या कहते हैं फिक्स बोन्स होती है उसको क्रेनियम कहते हैं, जो सबसे बड़ी वाली बोन से ऊपर वाली। उसके बाद ये जो दो आईज वाले हैं, ठीक है, ये दो आईज दिख रहे हैं, आईज की जो जहां आईज हमारी होती है उसको आई सॉकेट कहते हैं, ये बता दिया था। नेसल ब्रिज कौन सा होता है? जो नाक की ये जो हमारी हड्डी होती है ना, नोज की जो बोन होती है उसको नेजल ब्रिज कहते हैं। ये ऊपर वाला, ठीक है ना, ये टीथ के ऊपर वाली बोन होती है और एक नीचे वाली बोन होती है। तो ऊपर वाले को अपर जॉ या मैक्सिला कहते हैं और नीचे वाले को लोअर जॉ या मैंडिबल कहते हैं। ये तो बता दिया था मैंने आपको। अब कार्टिलेज क्या होता है वो देखिए। The nose does not have a bone in its frontal position. आपने देखा होगा जो हमारी ये नाक होती है, यहाँ ये जो नाक जो है, देख रहे हैं, ये अपनी अपनी नाक आप लोग पकड़ के बैठो, पता चलेगा। सर मैं आस्था के साथ क्लास ले सकती हूँ? हाँ तुम एक काम करो, तुमने पूछा ना, अब तुम उल्टी लटक जाओ, ले सकती हो। इसे पूछना क्या है यार, तो ले नहीं सकते हो बिल्कुल। देखिए तो ये जो नोज आपको दिख रही है, सारे बच्चे अपने अपनी नोज पकड़ लो और पता चलेगा कि वो बोन्स नहीं होती, एक है ना, और ना ही मसल है। अब आप अपने चिक देखोगे या हैंड की जो मांस जो मसल होती है वो देखोगे तो सॉफ्ट होगी, लेकिन नोज वाली तो थोड़ी हार्ड लगेगी आपको। और अगर बोन फील करो तो ये बोन भी नहीं है। तो कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब कि ऐसी बोन जो कि फ्लेक्सिबल हो मतलब लचीली हो, और सॉफ्ट हो मतलब कि मुलायम हो, लेकिन वो मसल नहीं होती, वो बोन सी होती है। तो कार्टिलेज क्या होता है, ये देख रहे हैं ना, कार्टिलेज ये वाला है जो हिस्सा नोज में आपको दिख रहा है, ये वाला नोज का, इसको कहते हैं बेटा, ये जो मैंने अभी केवल ये ट्रायंगल बनाया इसको कहते हैं कार्टिलेज, नोज का ये वो हिस्सा। और ऐसे हमारे जो ईयर्स होते हैं, कान होती है, वो भी कार्टिलेज के ही बने होते हैं, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्टर मटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज इट इज अ स्ट्रॉन्गर इलास्टिक टिश्यू विच इज वेरी फ्लेक्सिबल। और कार्टिलेज कोई बोन नहीं होता, एक इलास्टिक टिश्यू होता है, मतलब मसल टाइप का ही होता है। दैट इज व्हाई यू कैन बेंड द टिप ऑफ योर नोज। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द ईयर्स। अच्छा एक बात बताओ, सारे बच्चे अपनी नोज को आगे से फ्रंट से मोड़ सकते हो ना, बैंड तो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की कोई नाक से अखरोट तोड़ देगा, ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे सुपरमैन टाइप का? कोई नहीं होगा। आपकी नोज इतनी सॉफ्ट होगी जिससे कि आप उसको किधर भी मोड़ सकते हो, है ना। आगे देखिए, cartilage is flexible connective tissue that is not as hard and rigid as a bone. अब कार्टिलेज क्या है, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, जैसा मैंने बताया था। ये ना तो बोन्स की तरह हार्ड होती है और ना ही उतनी सख्त होती है। इट इज स्टीफर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन मसल। और साथ ही साथ ये मसल जितनी भी फ्लेक्सिबल भी नहीं, मसल जितनी सॉफ्ट भी नहीं होती, मसल से कुछ टाइट भी होती है। तो कार्टिलेज को मसल, है ना, मान लो ये मसल है और ये बोन है, तो इनके बीच का एक जो कोई भी मटेरियल होता है उसी को कार्टिलेज कहते हैं। बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड होती है, मसल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते, मसल्स को आसानी से बेंड कर सकते हैं। और कार्टिलेज जो ना तो मसल की तरह सॉफ्ट हो और ना बोन्स की तरह हार्ड हो, बीच की हो, जो ना तो मसल की तरह ज्यादा हम बेंड कर सकते हैं और ना
बोन्स की तरह रिगिड होती है, मतलब दोनों के बीच की होती है। द स्पाइन और बैकबोन भी मैंने आपको बता दिया था, याद होगा, तो इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। देखो, हमारी जो ये स्कल है, ये पूरा का पूरा स्कल होता है हमारा, ठीक है। अब स्कल से आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, स्कल से नीचे तक जाएंगे तो ये हमारी बैकबोन, ये जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये दिख रही है आपको। ये जो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, इसी को स्पाइन या बैकबोन कहते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये छोटे 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 ब्लॉकेज में, हिस्सों में बटी हुई है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बारे में देखो, ये जितने कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4, ये जितने कॉलम्स हैं, वैसे आपको पता है कि 33 स्मॉल बोन्स की होती है। ये यहां से यहां तक अगर आप काउंट करोगे स्पाइन को, तो टोटल 33 बोन्स होंगे इसमें, ठीक है। तो शुरू से देखो, द स्कल इज कनेक्टेड टू द स्पाइन और बैकबोन, कनेक्टेड है ना स्पाइन से या बैकबोन से। स्पाइन इज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हॉलो बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। मतलब जो स्पाइन है, ये किससे बनी होती है? छोटे छोटे हॉलो कॉलम से बनी होती है। इसके अंदर खोखली एक हिस्सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। इट हैज टू मेन जॉब्स टू डू, सपोर्ट आवर बॉडी। अब देखो, मान लो ये रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो कोई बच्चा ना अच्छी तरह बैठ सकता है और ना खड़ा हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल पस्त पड़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये हमको खड़े होने या बैठने के लिए एक ये सपोर्ट देता है बॉडी को पूरा। पहला तो ये, और दूसरा आपको दिख रहा होगा कि एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। बेटा मैंने कल उस दिन आप लोगों को बताया था क्लास में, ये जो पूरा का पूरा स्पाइन है ना, ये जो बैकबोन है, इसके अंदर एक पतली सी ना पाइप जैसी चीज कोई जाती है, इसके अंदर से अंदर होती है वो, ठीक है। और वो अगर उसको कोई चोट लग जाए ना, तो हमारा बॉडी काम करना बंद कर सकता है, हम कोई भी चीज सोच ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी तरह चोट लग जाए तो हमको पैरालिसिस हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा एक बार, हर बच्चे का पांव या हाथ सो जाता है ना। अगर मान लो कभी एक करवट आप सो गए या कभी दब गया आपका हाथ या पाँव, तो पांव हाथ सो जाता है, हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। तो पांव हाथ सो कैसे जाता है? क्योंकि वहां से सिग्नल हमारे ब्रेन को नहीं जाता, तो हम उस पर कुछ भी करें, थोड़ा अगर एक दो मुक्के मार भी दे तो हमको एहसास नहीं होता, सुन्न हो जाता है। तो ये अगर स्पाइनल कोड ना रहे या स्पाइनल कोड को चोट लग जाए, इसको कोई भी तरह का डैमेज हो जाए, तो अगर मान लो हमारा ये फिंगर है ना, ये अगर हमारा फिंगर है, पता नहीं शक्तिमान का लग रहा है लेकिन जिसका भी है, क्या अगर हमारा, अब ये अगर मान लो यहाँ पर आपको किसी है ना हनी बी ने काटा था, तैया जो होती उसने काटा फिंगर पे, तो यहाँ से है ना हमारी नर्व्स होती हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो कि जाके कहाँ होते हैं? हमारे स्पाइनल कोड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई ततैया काटती है आपके फिंगर पे, तो अंदर अंदर वो सिग्नल हमारे स्पाइनल कोड को जाता है, फिर स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन को भेजता है, फिर ब्रेन में वो चीज प्रोसेस होती है। जैसे गूगल पे आप टाइप करते हो तो कैसे ऐसे गोल 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 प्रोसेस होता है ना, तो वही ब्रेन में वो प्रोसेस होता है। फिर ब्रेन बताता है कि फिर स्पाइनल कोड को एक इंस्ट्रक्शन भेजता है, फिर स्पाइनल कोड उसी पाइपलाइन के थ्रू फिर उस फिंगर को भेजता है और आपको दर्द का एहसास होता है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड ना रहे तो हमको किसी भी तरह का सिग्नल हमारे बॉडी पार्ट से ना तो ब्रेन को जाएगा और ना ब्रेन द्वारा कोई भी चीज हमारे बॉडी की कंट्रोल। सर हाँ सर या सर इतनी जल्दी से ये काम करता है क्या? बहुत तेज बेटा। हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो लैपटॉप है, हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है, उन सबसे तेजी से ये काम करता है। इसीलिए कहा जाता है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि भगवान, एक सेकेंड लेट मी फिनिश फर्स्ट, इंसान ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है जो भगवान द्वारा बनाए गए दिमाग का मुकाबला कर सके। समझ रहे हैं ना? तो दिमाग सबसे तेज काम करता है। अगर मान लो क्या होता है, और अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे, तो इसको कॉमा की सिचुएशन कहते हैं। आप लोग फिल्म या नाटक देखते हो ना कि हीरो या किसी को विलन को चोट लग गया, वो कॉमा में चला गया, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, तो वो यही सिचुएशन होती है, या तो स्पाइनल कोड को चोट लग जाती है, नहीं तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है।
और नहीं तो ये जो नर्व्स होती है हमारी, इसमें कोई ब्लॉकेज होता है। आगे देखिए। अब बेटा ये जो पूरा का पूरा आपको स्पाइन दिख रहा है, ये है ना 33 स्मॉल बोन्स के द्वारा बना है। ये 33 छोटे छोटे बोन्स हैं, ये देख रहे हैं ना, ये जो आपको बोन्स में लाइनिंग करके दिखा रहा हूँ, ये जो टुकड़े टुकड़े हैं, इनके जुड़ने से ये पूरा का पूरा स्पाइन बना है। और ऐसे ये छोटी छोटी कितने बोन्स होते हैं, ये 33 होते हैं, विच टुगेदर फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम। और ये पूरा का पूरा मिलकर के वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ईच स्मॉल बोन ऑफ द स्पाइन इज नोन एज वर्टिब्रा। अब देखो ये 33 वर्टिब्रा है ना, ये सब एक एक को वर्टिब्रा कहते हैं। और ये सब जो पूरा का पूरा जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं और एक स्पाइन बनाते हैं, तो पूरे को एक साथ वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ रिंग एंड हैज अ होल इन इट। ये रिंग के जैसा है ना, ये देखो रिंग के जैसा, एकदम गोल गोल सर्कल जैसा दिखेगा, और इसके अंदर खाली जगह होती है, एक कॉलम होता है, मतलब स्पेस होती है। Each small bone of the spine is known as, but it looks like a ring. ये तो हो गया. Our spinal cord passes through the vertebral column and thus remains protected inside our backbone. हमारी जो मैंने बताई थी ना कि स्पाइनल कोड इस खोखले हिस्से में अंदर होता है, और बाहर से ये जो बोन्स होती है उसको अंदर बचा के रखती है, नहीं तो उसको चोट नहीं लग जाए। आपने देखा होगा ना, अगर रीढ़ की हड्डी है ना, वो पीठ पर अगर किसी को कस के कभी आपने खेल खेल में मार दिया हो, मुक्का लग गया हो आपको, तो तुरंत आपकी सांस लगेगी ना, जैसे सांस रुक गई। ये इसी कारण होता है। तो कभी भी किसी की रीढ़ की हड्डी पर कभी भी नहीं मारना चाहिए। अगर उसको चोट लग गई, अगर स्पाइनल कोड तक झटका लग गया, तो कोमा में जा सकता है। आगे देखिए। अब देखो ये स्पाइनल कोड दिख रहा है ना, स्पाइनल कोड के कारण ही आप आगे झुक सकते हो। जैसे ये पिंक कलर के भैया है ना, पिंक कलर के टी शर्ट वाले, ये भैया आगे इसलिए झुक पाए हैं क्योंकि ये स्पाइनल कोड यहाँ से मुड़ सकती है, और ये अच्छा स्टंट कर रहे हैं, ये पीछे की ओर इतना झुक गए हैं इसलिए क्योंकि स्पाइनल कोड इधर भी मुड़ सकती है। अब देखो ये आपको जो जितने भी रिंग्स दिख रहे हैं ना, गैप दिख रहा है, इस गैप में कहीं से भी हम अपनी पीठ को आगे या पीछे मोड़ सकते हैं। ये गैप नहीं रहती तो हमको हमेशा ऊंट की तरह सीधा ही खड़ा रहना पड़ता, मतलब जैसे है ना लकड़ी की तरह, जैसे पेड़ कभी भी झुकता नहीं है अगर सीधी डाली हो, तो उसी तरह रहेगा। अब जैसे आस्था आपके घर में वो ग्रिल है ना, लोहे की गेट जो स्टील की, वो हमेशा कभी ऐसा होता है क्या, आगे झुक गई कभी पीछे झुक गई, कभी कहेगी वो गेट की चलो मैं सो ही जाऊं, ऐसा तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। अगर उसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता तो कभी है ना वो कमर सीधी करने के लिए पीछे झुक जाती, कभी आगे झुक जाती। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम का फायदा है। देखो, with your body stand erect, bend forward your upper part of the body without moving our legs. हम अपने पाँव को बिना मूव किए आगे भी झुक सकते हैं और पीछे भी झुका सकते हैं। किस कारण से? ड्यू टू आवर वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी के कारण। ट्राई। अब सर आप लोग, हमारा भी चैप्टर कराओगे? हाँ बेटा बिल्कुल आपका चैप्टर कराएंगे, वी हैव टाइम। ठीक है, ओके सर। रिब केज बेटा करा दिया था, नहीं कराएंगे। लिम्स भी पांव और हाथ वाले करा दिए थे, आपको पता होगा ये सारा। ज्वाइंट्स भी करा दिया था मैंने। यस सर। करा दिया था तो नहीं कराएंगे फिर। अब मूवेबल ज्वाइंट और इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लिगामेंट क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, एक बार ये भी जान जाइए क्योंकि आप लोग भूल भी चुके होंगे। Strong and stretchable strap of elastic tissue called ligament join the bones at the joint. आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो ये बीच में जो हिस्सा है उसमें लिगामेंट भरा हुआ है। लिगामेंट क्या होता है? एक मजबूत और लचीला पट्टी के जैसा होता है, जो कि दो बोन्स को, ये ऊपर एक बोन है ना और एक ये नीचे बोन है, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है। ये क्या होता है? लिगामेंट। ठीक है, और to keep the bones from rubbing against each other at the joint, an elastic tissue called cartilage is presented in. अब देखो कार्टिलेज ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है, ऊपर एक छल्ला दिख रहा है रिंग्स जैसा,
और नीचे एक रिंग जैसा दिख रहा है, ये दोनों कार्टिलेज होते हैं, हर बोन्स के लास्ट में होते हैं, लगे होते हैं, एक टिश्यू होते हैं। टिश्यू मतलब बेटा मांस के जैसा थोड़ा सा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, दो बोन्स को रगड़ खाने से बचाते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे में रगड़ खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, इससे बोन्स, अब जैसे आपको पता होगा, जैसे दादाजी या दादी जी को कभी कभी घुटने में दर्द हो जाता है ना, घुटने में दर्द इसलिए होता है, या जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो कार्टिलेज आप देख रहे हो ना, ये कार्टिलेज घिसता जाता है, ये कम होता जाता है, और जिससे बोन्स रगड़ खाती है। इसलिए छोटे बच्चे कितना भी कूद फान कर ले, उनको तो कोई भी दर्द नहीं होता जॉइंट्स में। ऐसा है क्या अनुप्रिया को जोड़ों में दर्द, अनुप्रिया जोड़ों में दर्द है तुम्हारे? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि अनुप्रिया अभी बच्ची है, बुढ़ी नहीं हुई है, ठीक है ना। जैसे ही बड़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। ओके, इमूवेबल जॉइंट क्या होता है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो स्कल है ना, ये ऊपरी हिस्सा जो देख रहे हैं आप, कोई आदमी अपने स्कल को ऐसा है क्या यहां से पीछे घुमा के ले जाए, इसको ऐसे आगे लेके जाए, इसको टर्न कर ले, ये तो जैसे का तैसा ही रहेगा ना, बिल्कुल। तो इसको इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। वैसे जॉइंट जो फिक्स होते हैं, द जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फिक्स जॉइंट, ये फिक्स जॉइंट है, ये कभी मूव नहीं करते। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल जॉइंट, हमारी जो ये स्कल है इसके में जो जॉइंट्स है इसको इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं, मूवेबल जॉइंट वो होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। ये मैंने सारा का सारा आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा रखा था, याद ही होगा। हिंज जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है ना। कार्तिक मेरे स्क्रीन पे कोई भी छेड़खानी मत करो। पिवट जॉइंट क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, ये देखो सारे के सारे सिंबल भी बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और सारा का सारा ये लिखा हुआ भी है, हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं। देखिए मसल, टेंडन, ये सब तो बता ही दिया था मैंने आप लोगों को। हाँ, मसल्स के बारे में बता दें आप लोगों को कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, एक बार इसको रिकैप करा दें, उसका चैप्टर हो जाएगा हमारा। देखो मसल्स आर मेनली 3 टाइप्स, और एक चीज और, स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट बाइंड मसल टू द बोन्स आर टेंडन, ठीक है। टेंडन क्या होता है, देखिए ये आपको टेंडन दिख रहा है ना, ये बोन्स की जैसा ये वाला। मसल्स को जो बोन्स के साथ ज्वाइंट करके रखते हैं, पकड़ करके रखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट बाइंड मसल टू द बोन्स, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ के रखने वाले जो टिश्यू होते हैं, सॉरी फाइबर जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, उसी को हम लोग टेंडन कहते हैं। आपको ये मसल दिख रहा होगा ना, ये जो डोले जैसे, जिनके जिनके पिताजी जिम जाते होंगे या जिनको नेचुरली भी डोले होंगे, इनको क्या कहते हैं, बाइसेप, और पीछे जो होता है उसको कहते हैं ट्राइसेप। दो ही जगह ये मसल हम लोग की ऐसे होती है। अब देखिए स्केलेटल मसल्स क्या होता है। अब देखो, वी कैन मूव और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दिस मसल एट आवर विल, therefore these muscle are also called voluntary muscle। तो स्केलेटल मसल वो होते हैं जिनकी मूवमेंट को चाहे तो हम स्टार्ट कर दें, आगे बढ़ा दें, और चाहे तो रोक लें, इसलिए वॉलेंट्री मसल भी इसको कहते हैं। दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड पावरफुली एंड कैन ओनली पुल नॉट पुश। ये जो मसल होता है केवल पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। दूसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स वो होते हैं दिस मसल वर्क एट ऑटोमेटिकली, ये खुद ब खुद काम करते हैं। अब देखिए कार्डियक मसल है ना, हमारा जो हार्ट होता है ऐसे मसल्स का बना होता है, ठीक है। तो कार्डियक मसल को स्मूथ मसल कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद काम करते हैं। as they are not under our control, they are also called involuntary muscle। और जैसा कि मैंने बताया ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। हम, अब ऐसा है क्या, दिल की धड़कन कोई रोक सकता है, अपने हार्ट बीट्स कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, और रोकना भी नहीं, गलती भी मत करना, और ना आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। हम चाहें तो उसको ना स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे
तो उसको रोक भी नहीं सकते। अब जिस तरह बेटा हम लोग की दिल की धड़कन चल रही है, हम रोक नहीं सकते, और कोई आदमी की दिल की धड़कन अगर रुक चुकी हो, हार्ट बीट्स रुक गया हो, स्टॉप हो गया हो, तो उसको हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे मसल्स को स्मूथ मसल्स कहते हैं। और कार्डियक मसल तो मैंने बता ही दिया, these muscles are branched and have strip on them like voluntary muscle। देख रहे हो ना, कार्डियक मसल में ये स्ट्रिप जैसी है, डंडे डंडे जैसी पट्टी जैसी है, ठीक है। Like involuntary muscle, these muscles are found only in the heart। We know that our heart works continuously without rest। और आपको पता है ना कि हमारा जो हार्ट है बिना रुके थके, बिना कोई ब्रेक लिए, छुट्टी लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि संडे की छुट्टी लेकर के हार्ट कहेगा चलो कोई नहीं, आज तो संडे की छुट्टी है, आज मैं आराम करूंगा, आज तुम अपना देख लो। तो फिर इंसान देख नहीं पाएगा, फिर भगवान ही देखेंगे उसको। तो कार्डियक मसल वो होता है जो ऑटोमेटिक काम करता रहता है, और हार्ट की मसल को, हमारा जो दिल जिसका बना होता है, उसको कार्डियक मसल कहते हैं। आप लोग वेट करना, एक बार दूसरा पीडीएफ ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर क्लास 4 का जो चैप्टर है उसको कराएंगे। 1 मिनट लगेगा मेरे को, बस आप लोग लाइन पे बने रहो। देखो भाई, एडेप्टेशन इन एनिमल्स में जो बाकी है, उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोग को ये बता दिया था, पेंगुइन तक सब कुछ समझा दिया था कि पेंगुइन और पोलर बियर किस तरह से उतने ठंडे इलाके में भी सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, जबकि और हम लोग ह्यूमन बींग से और कोई नहीं कर पाता। और क्यों कर पाते हैं आपको पता है, उनके बॉडी में ऐसा कुछ होता है जिसके चलते वो कर पाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग एक्सट्रीम हीट, तो मैंने कैमल वाला भी बता दिया था कि कैमल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिस स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख जाएगी, नेटवर्क का इशू होगा आपका। अब दिख रही है ना? यस सर। देखो, कैमल का सबसे पहले जो नॉस्ट्रिल्स होता है उसकी खासियत ये है, ठीक है, कि क्लोज्ड होती है, बंद होती है, जिसके चलते रेत का तूफान आता है ना, तो धूल या डस्ट इसके नाक में नहीं जाती। अगर नाक में इतना डस्ट चला जाए ना तो फेफड़े फट जाएंगे, आदमी के फेफड़े ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा, आईलिड्स एंड आईलेसेस, इनकी आईलिड्स और आईलेसेस जो होती है, जो आंख की पुतलियां होती हैं ऊपर वाली, इसकी खासियत ये है कि कितनी भी तेज हवा हो और रेत उड़ती हो, इनकी आंखों के अंदर वो डस्ट नहीं जा सकता, वो बहुत मोटी होती है। पैडेड फीट, इनके पांव है ना ये फैले हुए होते हैं, जो कि रेत में धंसते नहीं, अगर नुकीले होते या छोटे होते तो रेत में धंस सकते थे। दूसरा, ये बहुत कम ही कोई भी वेस्ट अपने बॉडी से, या तो टॉयलेट या जो भी फैसेज होता है, बहुत कम बॉडी से निकालते हैं, और जितना कम निकालेंगे उतना ही कम वाटर का लॉस होगा, ठीक है। एक तो ये लेग्स इनके बहुत ही स्ट्रांग और लंबे होते हैं। लंबे होने से क्या होता है, रेत के कांटेक्ट में बॉडी नहीं आती और ठंडा रहते हैं। और मजबूत होने का फायदा ये होता है क्योंकि इनको फूड और वाटर की तलाश में दूर दूर तक डेजर्ट में जाना होता है, जिससे लेग इनकी हेल्प करती है। स्किन इनकी बहुत ही ज्यादा मोटी होती है और उसपे हेयर बिल्कुल भी नहीं होता। अब बाल ज्यादा अगर बॉडी पे होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, उससे पसीना बार बार बाहर आएगा, और इनको तो कम से कम वाटर लॉस करना होता है। हम ये जो आपको कुबड़ दिख रहा है ऊपर, ये है ना पीठ पर जो होता है, ये हम्प होता है। हम्प के अंदर ये अपने फैट को स्टोर करके रखते हैं। इस फैट का ये होता है कि अगर मान लो डेजर्ट में कुछ हफ्तों और महीनों के लिए निकले हुए हैं, इनको फूड नहीं मिल रहा किसी भी तरह का, या खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो ये क्या करते हैं, इसी के अंदर से स्टोर्ड जो इनका फैट होता है उसी से एनर्जी लेते रहते हैं। आगे देखिए, एक्वेटिक एनिमल्स का बेटा मैंने आपको बताया था। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं, वो कैसे जी पाते हैं। 1 मिनट रुको। देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अच्छा एक बात खुद सोचिए, अब हम लोग कभी भी, जितने भी हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्या
पानी के अंदर जी सकते हैं, रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते आस्था, बताओ? आप पानी के अंदर रह जाओगे मछली की तरह? आस्था है ही नहीं क्या? लो। यस सर। हाँ, तो क्यों नहीं पानी के अंदर रह सकती, ये बताओ। सर क्योंकि उनके पास जैसे लंग्स नहीं होते, वो फिर उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो नहीं रह सकती। अरे तो हम क्यों नहीं रह सकते, ये बताओ ना, हमारे पास तो लंग्स है। सर क्योंकि हमारे पास उतनी मतलब वो नहीं है, जैसे फिशेस के पास जैसे गिल्स होते हैं तो उनके अलग लेते, तो हमारे पास ये नहीं होते। बिल्कुल, हमारे पास गिल्स नहीं होती। ये देख रहे हो ना, जो फिश होती है, फिश की जो माउथ है ना, उसके साइड में ये वाला जो हिस्सा है, इसको गिल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर लंग्स होता है। तो ये गिल्स इस तरह का बना होता है कि जब ये माउथ में पानी लेते हैं ना, तो जितना भी ऑक्सीजन होता है वो छन जाता है, इनके फेफड़ों को चला जाता है अंदर, और दूसरा जो पानी होता है एक्सेस, वो बाहर निकल जाता है दूसरे साइड से। तो इसको कहते हैं गिल्स। तो देखो, मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स। अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। एक्सेप्शन लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन नहीं लेते हैं साहब, वो अपने लंग से सांस लेते हैं, हमारे और आपकी तरह। एंड दे कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर ब्रीदिंग। आपने टीवी में देखा होगा वेल्स और जो क्या कहते हैं, क्या मैंने बोला, डॉल्फिन्स। डॉल्फिन है ना, छलांगे लगाती है पानी में, तो पानी में छलांगे नहीं लगाते, वो जान करके ऊपर आते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेना होता है। पानी के अंदर ज्यादा दिन तक वो नहीं रह सकते। Most of the aquatic animals have fins or limbs to help them swim. इनके अंदर देखते हो ना, वो पंख टाइप के होते हैं, उसको फिन्स कहते हैं, ठीक है, जिसके चलते वो तैर सकते हैं। Aquatic birds like duck and geese have webbed feet. आप देख रहे हो ना, ये जो फीट आप देख रहे हो डक के, ये जालीदार होते हैं। मतलब इसकी है ना, एक चप्पू होती है ना नाव चलाने वाली, उसकी तरह पैड की जैसा होता है ये, जिसे तैर सकते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। गीज हैव वेब फीट विद हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। अब इससे डक या जो भी गूज होता है ना, गीज, वो पानी को पीछे ढकेलते हैं और आगे तैरते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, आगे की तरफ से नुकीली, ये देख रहे हो ना, आगे की तरफ से फिश की नुकीली होती है, जो पानी को आसानी से चीर करके आगे बढ़ सकती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी भी इनकी खासियत होती है। Fish have scaly skin. They सर scale on स्क्रीन the, नहीं दिख रही। खुद दिख जाएगी बेटा आपको, है ना, क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। Fish have scaly skin. The scale on their skin are waterproof. अभी स्केल्स होते हैं ना, आपने फिश कभी देखा हो तो उनके बॉडी पे है ना, पानी वाटर शक नहीं हो सकता, वाटर दूर ही रहता है उनसे, जिससे वाटरप्रूफ बने रहते हैं। अब देखते हैं एम्फीबियन। देखो, amphibians are the animals that can live both land and water. अब frog, आपको स्किन दिख रही है अब? Yes, sir. ये फ्रॉग दिख रहा होगा आपको, ये मेढक है ना। तो मेढक का क्या खासियत होता है, इसको हम लोग उभयचर, हिंदी में उभयचर और इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। ये वाटर में भी रह सकता है और लैंड पर भी। आपने देखा है ना, जो फ्रॉग होता है या मेढक होता है, वो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, और साथ ही साथ वो कहाँ रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं। ठीक है। सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो, सर मेरी क्लास हट, नहीं हो रही तो क्या करें। तो ये कैसे हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूं। अगर वाटर के अंदर ये फ्रॉग रहता है, तो जो इसका स्किन होता है, ये अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, जो कि बहुत ही अधिक गीली होती है, मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट स्किन बताया ना, मॉइस्ट स्किन मतलब गीली स्किन, जो इनकी चमड़ी होती है। और जैसे लैंड पे आते हैं, तो जैसे हम और आप अपने लंग से, फेफड़ों से सांस लेते हैं, वैसे ये अपने फेफड़ों से सांस ले लेते हैं। ठीक है। तो एम्फीबियन ऐसे होते हैं। एरियल एनिमल्स, जो हवा में रहते हैं, हवा में उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स, उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं। अब देखो, देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। इनके जो आगे के पांव होते हैं, वो पंख की तरह होते हैं, पीछे वाले, सॉरी, आगे मैंने कर दिया।
are modified wings and help them to fly. अब बर्ड तो इसी कारण से फ्लाई करती है ना, क्योंकि उसके पास क्या होता है, विंग्स होती है. They also have feathers that keep them warm and help during flight. फेदर मतलब ये जो पंख देखते हैं ना, छोटे छोटे पंख इनके अंदर होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं और उड़ने के समय मदद भी करते हैं. देयर बॉडी इज वेरी लाइट एज इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो बोन्स. इनकी हड्डियां अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, जिसके चलते इनका शरीर बहुत हल्का होता है. हल्का रहेंगी, कम वेट की रहेंगी, तभी तो उड़ पाएंगी. Their body is narrow in the front, at the back and broad in the middle. आपने देखा है ना, ये जो बर्ड आपको दिख रही होगी, ये आगे से नुकीली है और पीछे से नुकीली है. मतलब कि ये इस तरह की है कुछ. देखो जैसे फिश होती है, ऐसे ही है ना. तो ये आगे और पीछे से तो पतली है, लेकिन बीच में मिडल में मोटी है. ऐसी बर्ड्स होती है. However, some birds such as ostrich, kiwi and penguin cannot fly. They are known as flightless birds. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होती हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन. और जो बर्ड उड़ नहीं सकती उसको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं. आगे देखिए, एरोवेरियल एनिमल कौन से होते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट पार्ट इन देयर लाइफ ऑन ट्रीज. वो अधिकतर समय, ऐसे एनिमल जो अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या होता है, ट्री पे रहते हैं. वो सोना, खाना और खेलना सब कुछ पेड़ की कैनोपी, मतलब पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे करते हैं. मंकीज, कोलास, ऑप्सम, स्लॉथ, गार्डन लिजर्ड, ये सारे के सारे एरोवेरियल एनिमल्स ही हैं. ठीक है. अब देखो, आखिर एनिमल्स जो पेड़ पे रहते हैं वो पेड़ पे क्यों रह सकते हैं? आखिर पेड़ पे चढ़ने के लिए या रुकने के लिए कुछ ना कुछ तो उनके पास बॉडी में ऐसा ना कुछ तो खासियत रहा होगा. और वो क्या है, देखते हैं. देखो, लिम्स एंड टेल. लिम्स मतलब हाथ और पांव की हड्डी बेटा, और टेल मतलब ये पूंछ आपको दिख रही होगी. Many aerial animals have long limbs that allow them to swing efficiently from branch to branch. ठीक है. बहुत सारे एरोवेरियल एनिमल जो होते हैं उनकी लिम्स मतलब कि लॉन्ग लिम्स मतलब हाथ या पांव की हड्डी बहुत लंबी होती है, जो कि उनको अच्छी तरह से झूलने के लिए या हवा में जो स्विंग एफिशिएंटली फ्रॉम ब्रांच टू, एक क्या कहते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक छलांग लगाने में उनकी मदद करते हैं. Some of them have long tails which can grasp branches and act as सर an. मुझे समझ नहीं आया. बेटे बंदर जो होता है ना, ये बंदर की ये पाँव देखो, ये देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लंबा पाँव होता है. और ये हैंड भी बंदर का है ना, जो भी कोई भी मंकी होगा उनका बड़ा होता है. पूंछ भी बहुत बड़ी होती है. तो बड़े हाथ पांव होने से क्या होता है कि छलांग लगा के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से वो जा सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं. ये मैं बता रहा हूँ. Some of them have long tail which can grasp branches and act as an extra limb. और कुछ की तो पूंछ ऐसी होती है ना कि वो क्या कहते हैं, जब दूसरे ब्रांच पे छलांग लगाते हैं तो उस दूसरी डाली को भी पूंछ से लपेट लेते हैं, जिससे कि पकड़ बना सकें. तो एक्स्ट्रा हाथ या पाव की तरह काम करता है. ठीक है. देखो, स्पाइडर मंकी है ना, ऑप्सम एंड chameleon use their tail to move one branch, move and balance themselves in the tree canopy. स्पाइडर मंकी हो गया, ऑप्सम हो गया, कैमेलियन हो गया, ये सब क्या करते हैं कि एक ट्री के सबसे ऊपरी हिस्से पर है ना, अपने आप को पकड़ के बनाए रखने के लिए, लटकने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं. फीट एंड क्लॉ, जो पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पे रहते हैं, छलांगे लगा के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते हैं, उनके पांव और हाथ की जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं. ठीक है. देखिए, animals living in trees like squirrel require a strong grip so that they don't fall off. अब मान लो स्क्विरल